तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार देख लो स्क्रीन विजिबल है और वॉइस ऑडिबल है क्या? यस मैम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन्स का। ठीक है, तो इसमें हम आज प्लेन के बारे में और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या करेंगे कि अभी ना क्वेश्चंस हम सिर्फ फॉर्म के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे, कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है। इसके एमसीक्यूज जो है ना वो सेपरेटली करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज ऐसे अगर मैं एक दो फॉर्म करवाऊँ और एमसीक्यूज करवाऊँ ना, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इसकी अलग अलग फॉर्म्स को समझेंगे, करेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसके एमसीक्यूज। उसके लिए चाहे हम एक अलग क्लास रख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ना प्लेन की डेफिनेशन है। तो प्लेन हम किसे कहते हैं? जैसे आपको यहाँ पर एक शो हो रही होगी विद एरो डायग्राम। एक मिनट, देखो वैसे तो क्या है कि एक ऐसा सरफेस जो एक्सटेंड होता है इनडेफिनेटली। ये मैं जिस मार्कर से लिख रही हूँ, क्या ये विजिबल है या फिर ज्यादा बारीक सा है? ठीक है, वैसे तो देखो कि जो प्लेन की अगर बात करें, एक ऐसा सरफेस जो इनडेफिनेटली ये चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो मैंने मान लो इसमें से कोई छोटा सा पोर्शन उठा के आपके पास रख लिया, कि छोटा सा एक सरफेस उठा लिया। ठीक है, अगर कोई भी दो पॉइंट लो, इस पे क्या होता है कि इनफाइनाइट आपके पास पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कोई भी दो पॉइंट्स उठाओ, अगर उससे ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाए और वो उसी सरफेस के ऊपर लाई कर रही हो, तो उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप रेक्टेंगल देखते हो, ठीक है, स्क्वायर देखते हो, ये सारी की सारी क्या है, प्लेन सरफेसेस हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आप अगर फुटबॉल ले लो, तो फुटबॉल क्या एक प्लेन सरफेस बनेगा? इसमें से आप कोई दो, ये 3D टाइप दिखेगा आपको, है ना फुटबॉल। आप कोई दो पॉइंट लो, क्या आप उसको मैच करके स्ट्रेट लाइन ऐसी बना सकते हो कि जो उसी के बीच में लाई कर रही हो? ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ना जैसे सोचना पड़ेगा कि फुटबॉल के ऊपर जैसे सरफेस होता है, तो क्या उसके ऊपर मैं ऐसे दो पॉइंट्स ले सकती हूँ जिससे मैं लाइन सेगमेंट ज्वाइन करूँ और वो मैच हो जाए? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये तो मैच हो जाएगी, जैसे जैसे मैं क्लोज आती जाऊंगी ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि लाइन जो है असली, जब फुटबॉल आप देखोगे तो वो बाहर रह जाएगी। ठीक है, बाहर रह जाएगी। अगर आप दो पॉइंट्स उठाओगे तो उससे जब आप लाइन सेगमेंट ज्वाइन करोगे वो बाहर रह जाएगी रियलिटी वाले फुटबॉल में। तो प्लेन मीन्स क्या है कि इफ ए लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सरफेस एंटायरली लाइज ऑन इट, पूरी तरह उसी के ऊपर लाई करे, देन द सरफेस इज कॉल्ड द प्लेन। ठीक है, सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। अब इस पे एक फिक्स्ड लाइन का कंसेप्ट आता है। कहते हैं इस पे आप कुछ भी लाइन ऐसे ज्वाइन करते जाओ। ठीक है, कुछ भी लाइन ऐसे ज्वाइन करते जाओ, कोई भी दो पॉइंट्स उठा के, then the line joining any two points on the surface is perpendicular to some fixed straight line। ये लाइन हमेशा किसी ना किसी एक फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी ही। ठीक है, जैसे ये है तो ये फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगी ही। उस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ये एक फिक्स्ड लाइन हमेशा आपको इसमें मिलेगी जिसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो जैसे आपके पास ना मान लो कोई दो डायरेक्शंस दे रखी हो, यानी कि हम उसको मैथमेटिकली इसमें डी रेशोस कहेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस को डिपिक्ट करते हैं ना ए बी और सी के साथ, डी रेशोस के साथ। आपके पास ऐसे दो अलग डायरेक्शंस दे रखी हो, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये कंसेप्ट आगे कहीं यूज होगा, इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो कौन होगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको एक क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ छोटा छोटी सी बातें समझ में आएंगी कि जैसे आपके पास कोई भी दो डायरेक्शंस हैं, कोई भी दो डायरेक्शन गिवन हो, तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात अभी सिर्फ सुनने में समझ में आएगी, जब क्वेश्चंस करोगे तो तभी क्लियर कर पाओगे। आगे चलेंगे इसके डिफरेंट फॉर्म्स पर। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या समझना है आपको, क्या दिया होगा क्वेश्चन में, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है। यहाँ पर वो पॉइंट है ए, जिसे मैंने ए वेक्टर से डिनोट कर रखा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। ये परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर का क्या मीनिंग है, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर, तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर्स अभी हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको पहले यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर है, तो इट मीन्स अब क्या करेंगे, हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर चूज कर लिया। ये आपको डिराइव करके दिखा रही हूँ वेक्टर फॉर्म। आर्बिट्रेरी वेक्टर पॉइंट चूज कर लिया बी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर वेक्टर। तो अब क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई भी दो पॉइंट उठाओगे, उनसे जो लाइन सेगमेंट बनेगी, ज्वाइन करोगे, तो वो हमेशा किसी ना किसी वेक्टर के उसके परपेंडिकुलर मिल जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर, उसे हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए था, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ए बी वैक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, दैट इज आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर। उसका डॉट करना है एन के साथ, विच इज इक्वल्स टू 0। तो आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर आता है। ठीक है, जब इनका दो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे, कोई ना कोई आपके पास क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो लेट्स से कि उसको मैंने डी रख दिया, तो यहाँ से इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर बन गई। ठीक है, या डी बन गई। बोलो, ये क्लियर है आपको कि कैसे ये इक्वेशन आई। अब यहाँ से क्वेश्चंस में ये फॉर्म कैसे यूज होगी वो देखना। अगर मान लो मैं इस साइड को डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, और इधर भी डिवाइड कर दूं मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाता है, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, याद रखना जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया तो वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे एन कैप के साथ। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू, ये कोई ना कोई फिर से नंबर ही आ जाएगा, डी अपॉन ये मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं कुछ डी डैश सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो अनदर फॉर्म में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अभी ये फॉर्म आपको क्लियर है, हम आगे चले। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इसमें क्या होगा, आपको एक पॉइंट गिवन होगा और डायरेक्शन रेशियोज दे रखी होंगी नॉर्मल की। जैसे यहाँ पर नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी गिवन है। ठीक है, और आपके पास क्या है, एक पॉइंट गिवन है दैट इज ए, विच इज x1 y1 z1। और आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिया आर, विच इज x y एंड z। तो क्या करेंगे, फिर से इससे ज्वाइन करके जो भी वेक्टर बनेगा उसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो ए आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए आर कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप एंड z माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये हो गया। और डॉट किसके साथ कर रहे हैं, एन वेक्टर के साथ। तो एन कैसे आएगा, ये डी रेशियोज गिवन है, तो ए आई बी जे प्लस सी के इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से आपको पता है कि ये सिमिलर सिमिलर जो है वो बच जाएंगे, बाकी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 और c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आपको माइंड में रखनी है, जिसमें क्वेश्चन में क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और साथ में डी रेशोज दे रखी होंगी नॉर्मल की। तो डी रेशोज ए बी सी यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, और पॉइंट सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास इस इक्वेशन के साथ क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन पूछ रहे हैं ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट का मीनिंग क्या है, x1 y1 और z1 गिवन है, एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो देखो उसने कहा कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जिसपे आपको 1.3 -3 और 1 गिवन है। ठीक है, नॉर्मल किससे बन रहा है इसका, इन दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग के साथ। तो दो पॉइंट्स दिए हो तो आपको क्या चाहिए, डी रेशोस चाहिए। अभी की ना फॉर्म, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म की है। तो आप क्या करोगे, इन दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करो तो डी रेशोज मिल जाएंगी। 3 में से 2 माइनस करे 1 आ गया, 4 माइनस -1 दैट इज 5, -1 -5 दैट इज -6। तो ये आ गई आपके पास डी रेशोज, और एक आपके पास ये पॉइंट गिवन है x1 y1 और z1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 आ जाएगा, और सी क्या है, -6 इंटू z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशंस कर लो, x प्लस 5y माइनस 6z माइनस 3 प्लस 15 एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये सारा सॉल्व कर देना इसको और कंप्लीटली लिख ले। अब चलते हैं जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन प्लेन की जो है ना बहुत यूज़ होगी। अब ये कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पर ना मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया आपको, तो ये ax है, ये by था, ये cz था। ठीक है, और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व हुई इसको हम d का नाम दे देंगे विच इज इक्वल्स टू 0। ये एक कांस्टेंट आ रहा है ना, विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ से जनरल इक्वेशन जो है वो प्लेन की यही बन गई। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डिराइव की थी ये वाली, ठीक है, मैंने कार्टेशियन फॉर्म डिराइव की है, तो मैं यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म पहले लिखती हूँ। तो ये अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ax by और cz आ जाएगा, और माइनस अगर कॉमन निकालूँ तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो है जनरल इक्वेशन बन जाएगी। बोलो क्लियर है। Yes, ma'am. हाँ जी, चलो जैसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन है उसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट 3 1 एंड -1 से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज टू। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका मीनिंग पता क्या है, कि जो आपका नॉर्मल है ना उसी की ये सेम बात कर रहा है कि एक ऐसी लाइन है, ये प्लेन जो है ना इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन है परपेंडिकुलर, जिसके उसने दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे दिया -2 5 एंड 7, ठीक है, दूसरा दे दिया 1 3 एंड 4। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल इसके पैरेलल होगा, ठीक है, लाइन के नॉर्मल अगर पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगी। तो जिस लाइन के वो परपेंडिकुलर है अगर मैं उसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यस मैम। ठीक है जी। तो नॉर्मल के जो डी रेशियोज हैं वो कैसे निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 माइनस माइनस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 5 माइनस 2 एंड 4 माइनस 7 माइनस 3। ये आ गई -3। नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज। और आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट आपके पास है 3, 1 एंड -1। तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इसमें बस सब्सटीट्यूट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो क्रॉस का मैं आपको समझा रही थी स्टार्टिंग में, वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। अभी आपने एक क्वेश्चन किया है जिसमें आपको मैंने ये बताया परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग वाला कंसेप्ट। अब इसमें देखना कुछ डिफरेंस क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट तो चलो गिवन है। पैरेलल टू द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन रेशियोज का क्या मीनिंग है कि जैसे एक लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ये दूसरी लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, कोई भी आपके पास दो डी रेशियोज गिवन हो तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक है, जैसे एक ये दे दी और ये दे दी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर इन दोनों के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये नोट आप लिख लेना, कहीं इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायरेक्शन वेक्टर्स। कभी भी आपको जैसे ये दो डी रेशियोज दे दी, इट मीन्स उसने आपको कोई दो वेक्टर बता दिए, आपको नॉर्मल वेक्टर अब खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल टू डायरेक्शन रेशियोज मीन्स नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इन दोनों के। तो कैसे निकालेंगे एन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका और एक ये गिवन है वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का। तो यहाँ आई जे एंड के आ जाएगा, 1 0 एंड -1 आ जाएगा, 1 -1 एंड 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, ये 0 और -1 माइनस जे 0 एंड +1, प्लस का के आ जाएगा और -1 -0 आ जाएगा। तो दैट इज माइनस आई कैप माइनस का जे एंड माइनस का के कैप आ गया। ये आपके पास एन वेक्टर आ गया और एक पॉइंट गिवन है, बस आपने इक्वेशन लिख लेनी है। अब यहाँ से डी रेशियोज मिल गई, -1 -1 एंड -1। ठीक है, पॉइंट कौन सा था, 1 1 1। तो जनरल में आप पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व कर लेना। इसके आगे कर लोगे क्या, फिर से वही ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जिसमें ये x1 y1 z1 पॉइंट आ गया और ए बी और सी ये इसकी डी रेशियोज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म अब कैसे आएगी देखना। जैसे आपके पास ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड एंड माइनस डी इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या थी, जनरल फॉर्म। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है जनरल टू नॉर्मल आती है। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या होता है, आपके पास ये डी रेशियोज गिवन है, तो ये ए बी और सी तीनों डी रेशियोज है। तो अगर मैं इनको थ्रू आउट तीनों को √a² b² c² के साथ सबको डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये मैं एक बार ही लिख देती हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ये ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल्स टू ये डी बन जाएगा और अपॉन में ये तीनों के साथ सेपरेट हो जाएगा और इधर भी डिवाइड कर देते हैं। जब ये ए अपॉन ये सारा हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, डी कोसाइन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एल एक्स फिर बी के अपॉन में भी ये आ जाएगा एम वाई और एन जेड इक्वल्स टू, इसको हम पी लिखेंगे। ये पी रिप्रेजेंट किसको करता है, डी अपॉन √a² b² c²। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है
और ये पॉइंट है सरफेस के ऊपर यानी कि प्लेन के ऊपर। अगर मैं इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो वो P रिप्रेजेंट करता है, या फिर कहो कि इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और P की वैल्यू आती है d/√a² + b² + c²। ठीक है, आपको बस इस फॉर्म में यूज करना है। क्वेश्चन में आपको ये P की वैल्यू दे रखी होगी, आपको ये फॉर्म याद रखनी है इसमें कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हो तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है निकालना पड़े, हो सकता है दिया हो, मोस्टली दिया होता है। तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई। जैसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन 2x - 3y + 4z = 12। कहते हैं डी रेशोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन, नॉर्मल की डी रेशोज निकालो। तो ये फॉर्म चेक करो कि ये आपके पास कौन सी दे रखी है, LX MY NZ = P, यही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुको, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये तो इस तरीके से बन रही है AX BY CZ -D = 0, क्योंकि इसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ ना, 2x - 3y + 4z -12 = 0। ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म होगी ना उसमें मोस्टली वो बात करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ठीक है, उधर यूज करना है इसको, जब भी क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करे तो तब आप उस फॉर्म को यूज करना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मल की डी रेशोज बताओ। तो अब आप कंपेयर कर लो, तो नॉर्मल की डी रेशोज क्या आ जाएंगी, ये A B और C, यानी कि 2 - 3 और 4। तो ऑप्शन क्या आ गई, बी ऑप्शन आ गई। ठीक है, ये टॉपिक ना थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए है क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट फॉर्म्स को माइंड में रखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आज आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि सारी की सारी फॉर्म्स जैसे मैं आपको डिराइव कर करके समझा रही हूँ ना, वैसे आपने डिराइव एक बार कॉपी पे कर लेनी है। उसके बाद जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस लगे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपने भी क्वेश्चंस ऐसे ही नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, तो जो MCQs होंगे ना वो इस टॉपिक के सेपरेट ही करने पड़ेंगे, वो जब अलग से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं जल्दी से होते जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स साथ में इसके बना लेना। आगे चलते हैं, जैसे इसमें कहता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, हमने दो फॉर्म्स में पढ़ी थी, r⃗.n वेक्टर -a⃗.n = 0, ये पढ़ा है। ठीक है, या फिर r⃗.n = कुछ d', इसी तरीके से पढ़ा था ना। तो अब आपको क्या कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन निकालो प्लेन की विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या दिया हुआ है, जब ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हो तो आपको ये वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, दिस इज क्या क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आई थिंक मैं वहां पर मेंशन करना भूल गई, लिखा नहीं है मैंने, तो आप लिख लेना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो आपको 4 दे रखा है, एंड हैज़ द नॉर्मल वेक्टर I + J + K, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। तो ये वेक्टर है, तो आप ऑप्शन में देखो कि कौन सी मीन्स ABCD में से कौन सी करेक्ट हो सकती है। सी। ध्यान से देखो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपको n यूज करना है, वेक्टर नहीं। n का मीनिंग क्या था, n वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और क्वेश्चन में आपको सीधा नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो आपको n सॉल्व डी करना। ऑप्शन आएगा। हाँ जी, तो आपको इसका n निकालना पड़ेगा, IJK अपॉन रूट में 1² दैट इज √3। ठीक है, इसी के A B C का
स्क्वायर करके, तो ये ऑप्शन डी आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है, बस इसमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैसे निकालना। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द डी रेशोस। तो एक लाइन है, उसकी डी रेशोस है, उसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल की डी रेशोस भी यही हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 1,3,2 और ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, और ये लाइन है जिसकी डी रेशियोज ऑलरेडी दे रखी हैं, जिसके प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नॉर्मल इसके पैरेलल आ गया, नॉर्मल पैरेलल आ गया तो उसकी डी रेशियोज भी सेम हो गई। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट गिवन है, ये डी रेशियोज है, तो ए बी सी डी में से बताओ कौन सी ऑप्शन है। यही लगाएंगे ना। x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन ए आ रहा है सबका। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर इस तरीके से फॉर्मूला याद रख लोगे तो बहुत इजी है। अदरवाइज इसको करने का एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशंस बनाते हैं और 3 कांस्टेंट्स होते हैं उसमें, उसको इवेलुएट करते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्म माइंड में रख लोगे तो ज़्यादा ईजी है। इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, जैसे ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2 और ये सी x3 y3 z3। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट r x y z सपोज कर लिया। ठीक है, तो एक वेक्टर हो गया ए आर, एक आपके पास ए बी, और एक आपके पास क्या आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन को शॉर्ट में याद रखना है तो इस तरीके से कि जो ए आर वैक्टर बनेगा, ए बी वैक्टर बनेगा, ए सी वैक्टर बनेगा, उसको मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। इस स्क्वायर का मीनिंग पता क्या है, इन तीनों का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वो कैसे है देखना, जब आप ए आर वैक्टर की बात करते हो, ए आर कैसे निकलेगा, x माइनस x1, सेकेंड कोऑर्डिनेट y माइनस y1, फिर z माइनस z1, यही आएगा। फिर ए बी की अगर बात करें, ए बी क्या है, x2 माइनस x1 x1, माइनस x x2 माइनस उल्टा। ठीक है, ये फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, फाइनल पहले। तो b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। लास्ट पे ए सी है तो c में से a माइनस करेंगे, तो c के 3 वाले हैं, तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो एक्स वाई जेड है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, बाकी आपके पास जो 3 पॉइंट्स की वैल्यू होंगी वो आप सब्सटीट्यूट करोगे और इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको इंटरसेप्ट दिए हो कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, जैसे ए पे ए कर रहा है, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए है, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड ये 0 हो गया। अगर वाई एक्सिस पे देखें बी पे कट कर रहा है तो 0 बी 0 हो जाएगा। जेड पर अगर सी पे कट कर रहा है तो मैं इसको क्या रखूँगी, 0 0 एंड सी, ये 3 इंटरसेप्ट हैं, एक्सिस पे काट रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये आपके पास प्लेन बनेगा। ठीक है, तो इस प्लेन की जो है आपको इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आर वेक्टर लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, दैट इज एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट का नाम मैं ए रख दूँ, इसका बी और इसका सी रख दिया। तो ए से आर, उसके बाद ए से बी और ए से सी, दिस इज इक्वल्स टू 0।
तो ये देखो ये सिमिलर है इसके साथ। 3 पॉइंट्स थे ना इसमें भी, तो इसमें बस क्या है 3 पॉइंट्स ये वाले दे रखे हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ए आर का ए ये रहा, तो x माइनस ए y माइनस 0 z माइनस 0। फिर ए बी की अगर बात करें तो 0 माइनस ए, बी माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ठीक है। ए सी की बात करें तो सी में से ए हटाना है, तो 0 माइनस ए, 0 माइनस 0 एंड सी माइनस 0। ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट बन गया x माइनस ए वाई जेड माइनस ए बी 0 माइनस ए 0 एंड सी माइनस ए। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आप करोगे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लेके हम करते हैं ना, तो एक्सपेंड करके सॉल्व करना मैम इसमें इस ए पॉइंट ए आर ऐसे ही आएगा, मतलब सी की जगह ए नहीं आएगा? कहाँ पर? मतलब ये ए आर उसमें तो ठीक था, हाँ तो मतलब ये समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ ना, देखो ये मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, तो जैसे अच्छा, मुझे, कोई भी ले सकते हाँ हैं? आर्बिट्रेरी ही चूज करना ठीक है। है ताकि हम जनरली इक्वेशन लिख पाए। तो अगर ये नहीं चूज करोगे तो आपके पास ये एक्स वाई जेड कहाँ से आएंगे, फिर इक्वेशन नहीं ना ओके, बनेगी। मेरे को लगा ये आर सी सी की हाँ जगह हाँ ए होगा, फिर ए आर ए सी। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी समझ में आया। तो जब आप इसको एक्सपैंड ठीक है करोगे ना, मैम। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ थोड़ा सा, इसको आपने एक्सपैंड कर लेना है जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी जेड बाय सी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। 1 मिनट रुकना, ठीक है। एक बार बताना कि वीडियो चल रही है क्या कि नहीं, या स्क्रीन विजिबल है? चल हाँ रही है जी मैम। मैम। चल रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इस तरीके से ना इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स में से इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो अगर मैं आर ले लूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाए, सॉरी 1 मिनट रुकना, मुझे ना थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने देना कि मैंने यही रखा है ना। ठीक है, यही रखा है। तो अच्छा ये बताओ कि क्या आप पूरा डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो है ना ए बी और सी दे रखे हैं, इंटरसेप्ट की फॉर्म में नहीं है। अगर इंटरसेप्ट में हो तो इजी हो जाता है, ये अलग अलग दे रखे हैं ना, ये देखो 2 1 0 5 0 1 4 1 1। तो आपको ये फुल कंप्लीट डिटर्मिनेंट इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 वाई माइनस 1 जेड माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है, जैसे ए आर फिर ए बी और ए सी आ जाएगा। फिर ए बी को देखो तो 5 - 2 4 दैट इज माइनस 3, वन 1। 0 - 1 -1 आ जाएगा और 1 - 0 1 आ जाएगा। ए और सी को देखें तो 4 - 2 2 एंड 1 - 1 0 1 - 0 दैट इज 1। तो ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक बार आप भी सॉल्व करना और फिर हम कैलकुलेशंस मैच कर लेंगे कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये इक्वल्स टू 0 रह गया। माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 जेड प्लस 3। ठीक है जी, हाँ सेम है, जी मैम, यही है। ठीक है।
तो मीन्स आपको क्लियर है कि अब जैसे 3 पॉइंट्स मिल गए तो आप कैसे कर सकते हो। अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में मिले हुए हैं। ठीक है, A 0 0 0 B 0 एंड 0 0 C। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल आ गया, x+y+z, ये -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि ये जो है पॉइंट्स इस तरीके से दे रखे हैं तो तब मेरे को ये डिटर्मिनेंट टाइप सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे दे रखा है सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया भी हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। ठीक है, आई थिंक और अगर मैडम इसको डिटरमिनेट फॉर्म से करें तो सेम हाँ आएगा? सेम आएगा, सेम आएगा, बस वो लेंथी करना सेम पड़ेगा। तो सेम तो नहीं आ रहा मैम। सेम आएगा, 1 मिनट। सॉल्व करके देखो, क्योंकि इक्वेशन तो देखो मैंने यहाँ पर आर्टिकल में भी यही यूज की है ना, सॉरी, जब इसका प्रूफ करने लगे थे ये 3 पॉइंट से ही तो डिराइव होकर आया है सारा। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा एक बार सॉल्व करना, अगर नहीं होगा कोई नहीं, आप ग्रुप में सेंड कर देना। कोई ग्रुप में वैसे सेंड ही नहीं कर रहा अपनी प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे इसमें कहते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। अगर आपके पास 2 प्लेन्स हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? लाइन पे। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग नहीं आना, इंटरसेक्ट्स आएगा। ये नोट पहले देखो और समझो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन है आपके पास, कॉपी देख लो, चाहे कॉपी है ना आपके पास, जैसे रजिस्टर है, ये उसका दूसरा पेज है। आप इसको देखो कि ये जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पेज, इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस लाइन की वो बात कर रहा है कि ये आपका प्लेन नंबर 1 है, ये आपका प्लेन नंबर 2 है। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये 2 डिस्टिंक्ट प्लेन्स हैं, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं? लाइन पे करते हैं। तो ये आपकी लाइन है। बोलो, ये इतनी बात क्लियर हो गई? जैसे कॉपी में और भी पेजेस होते हैं, ये तीसरा प्लेन समझ लो, ये चौथा प्लेन समझ लो, ये सारे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, ये निकालनी है। ये सिंपल है। अगर आपके पास 2 प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, तो आपको कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से ये प्लेन्स पास कर रहे होंगे, बाकी के पेजेस आप उठा के देखना कॉपी के, उसमें से पास कर रहे होंगे, है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, वेयर लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। ये आपको माइंड में रखना है। कांस्टेंट हम कैसे इवेलुएट करते हैं? क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट दिया होगा, आप जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाले प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, वो पॉइंट आपने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जैसे हाँ इसी में है, क्या कहते? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आपको समझ जाना चाहिए वो कौन सी इक्वेशन मांग रहा है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्लेन नंबर 1, ये प्लेन नंबर 2 है। तो प्लेन नंबर 1 को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इसको आपको मैं एक को चेंज करके दिखा देती हूँ, बाकी जो है वो सेम सीधा ही लिखना है आपको। तो आर वेक्टर को हम जनरली XI YJ एंड ZK लिखते हैं। उसका डॉट प्रोडक्ट IJ एंड K के साथ कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो I वाले बचेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से -6 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। सेकंड को आप सीधा ही लिख सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये माइनस का 5 है तो इस साइड आके प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आपका प्लेन 1, ये आपका प्लेन 2 बन गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड -6
प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z एंड -6 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये बन गई। अब ये कहते हैं कि किस में से पास हो रहा है ये प्लेन इंटरसेक्शन वाला, 1 1 1 में से। तो आपको एक्स वाई जेड की प्लेस पर 1 1 एंड 1 रख देना है, फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 3 माइनस 6 दैट इज -3। ठीक है, लैम्डा देख लेते हैं, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 5 एंड 4 9 9 और 5 14। तो प्लस 14 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/14 ये आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर देनी है। यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दोगे और उसको सॉल्व कर लेना, मीन्स एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन या इंटरसेक्टिंग प्लेन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व करना है। यस मैम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही एक डिफिकल्ट सा आया था, मास्टर कैडर का पेपर उसमें आया था, बहुत लेंदी पेपर था, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर था शायद। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की। जैसे आपके पास ये दो प्लेन्स नंबर 1 एंड नंबर 2 दे रखे हैं। तो लेट्स से कि इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है और ये n2 है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स या फिर इक्वल्स टू ऐसे ही लिख लेना, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। हमें जब दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए बोले तो हम उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालते हैं। तो वही आपके पास क्या आ जाता है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर तो ऐसे वेक्टर फॉर्म में आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखे हैं तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 आ जाएगा और इसका होल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कर देना, तो ये आपके पास उसका एक्यूट एंगल निकल के आ जाएगा। और अगर पूछे ऑब्ट्यूज तो फिर आपको पता ही है, पाई माइनस थीटा कर देना है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है प्लेन्स की इक्वेशन, ठीक है, जैसे ax प्लस बी वाई वाली इस फॉर्म में दे रखी है, तो तब आपको कॉस थीटा कैसे निकालना है, सिंपल वही पुराना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर c1 स्क्वेयर और a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर एंड c2 स्क्वेयर। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये एक्यूट हो जाएगा, ऑब्ट्यूज में से फिर से पाई माइनस। जैसे फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो ये आपके पास ax by प्लस cz माइनस डी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दे रखा है। इसको 1 1 1, इसको a2 b2 c2 एंड d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, a1 a2 2 इंटू 3 1 इंटू -6 प्लस -2 इंटू -2 अपॉन रूट में 2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर एंड -2 का स्क्वेयर आ जाएगा और 3 स्क्वेयर प्लस -6 का स्क्वेयर एंड -2 का स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना और आपके पास जो है cos थीटा निकल कर आ जाएगा। बोलो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना आ गया। हमने ये भी उसके नॉर्मल्स में से ही निकाला है, क्योंकि ये क्या है, उसकी डी रेशोज हो गई ना नॉर्मल की, तो वैसे ही सॉल्व किया है। हाँ, तो ये आज का जो टॉपिक है यहीं तक है। बाकी हम अलग अलग जो डिस्टेंसेस हैं वो कल सीखेंगे और उसके साथ ही कुछ अलग फॉर्म्स और जो हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थ्योरी का लेक्चर शायद 1 या 2 दिन और लेगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज जो हैं, वैसे तो कोशिश करूँगी कि बीच में हो जाएं, अगर हुए तो,
एडजस्ट, अगर नहीं हुए तो फिर हम इसको सेपरेट ही करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये पहले बिल्कुल ही बेसिक जो इसकी फॉर्म्स हैं उनके बेसिस पर ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पहले करने हैं, ठीक है। इसको अगर अब एक बार लिखोगे भी ना तब भी शायद अभी एक बार कंफ्यूजन होगी, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से लिखना फिर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आज का कंसेप्ट आपका कंप्लीट है।